कंधे का दर्द। क्या होता है कंधे का दर्द? हमने अक्सर सुना होगा कि मेरे को पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो गया है, या मेरे को कंधे को थोड़ा भी मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। आप हाथ पीछे नहीं लेके जा सकते। आप बाल बाते समय पेशेंट को तकलीफ होता है, खाना खाते समय तकलीफ होता है। तो जनरली ये जो सब समस्याएं हैं, ये समस्याएं क्यों होती हैं और क्या है इसका मुख्य लक्षण और क्या है उसका ट्रीटमेंट? आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फ्रोजन शोल्डर। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग ऑर्थोपेडिक्स। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ, नुआपड़ा उड़ीसा में प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जब भी हम कंधे के दर्द की बात करते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कंधा जो है हमारे शरीर में, जो हमारा कंधा है, ये कंधा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट मतलब क्या? हमारी हाथ की हड्डी का बॉल हमारे पंजरे की हड्डी के सॉकेट में ऐसा बैठता है। तो मान लो ये हमारा हाथ का हड्डी है, ये वाला हड्डी, और ये हमारा छाती का हड्डी है जो हम लोग बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। ये हमारा शोल्डर ब्लेड है और ये हमारा हाथ का हड्डी है ह्यूमरस। ये बोन को बोलते हैं ह्यूमरस। अगर हम गौर से समझेंगे तो ये जो बॉल है और ये जो सॉकेट है, ये बॉल थोड़ा बड़ा रहता है और सॉकेट थोड़ा छोटा रहता है। तो ये उसका पूरा प्रॉपरली इसको कवर नहीं करता। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारा हिप जॉइंट है, वैसे ये भी एक जॉइंट है। नेचुरली इस कंधे के ऊपर हमेशा फोर्स ज्यादा लगता है क्योंकि ये हमारा हाथ नीचे झूलता रहता है। तो हमारा जो धरती का जो फोर्स है, ग्रेविटी, ये उसको नीचे खींचता है। तो हाथ को ऊपर अटका के रखने के लिए बॉडी को नेचुरली भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। इसीलिए कंधा एक इंजरी प्रोन जॉइंट है, मतलब चोट लगने की संभावनाएं कंधे में ज्यादा होती हैं। ये हो गया बेसिक। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कंधे के दर्द को लेके, कंधे को दर्द के लेके, तो सबसे मुख्य कारण होता है चोट। किसी को अगर ट्रॉमा हुई, चोट लगी, कंधे पे चोट लगी, पेशेंट हमारे पास आए, क्लियर कट हमको पता चल जाता है, हम एक्सरे करते हैं, हमको पता चल जाता है कि फ्रैक्चर है, क्या ट्रीटमेंट है, हमको पता है। तो मुख्य पहला कारण कंधे के चोट के या कंधे के दर्द का है चोट लगना। दूसरा कारण है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब आपने सुना होगा, गांव तरफ बहुत बार पेशेंट बोलते हैं गठिया बात हो गया। किसी किसी को गठिया बात रहता है तो सारे जोड़ दर्द होते हैं, तो कंधा भी दर्द होता है। ये हो गया सेकंड कारण, गठिया बात होना या आर्थराइटिस होना। तीसरा कारण रोटेटर कफ टियर। इसका मतलब क्या? लिगामेंट, हमारे कंधे के अंदर जो लिगामेंट है वो टूट जाता है। आपने देखा होगा बॉलर्स को, बहुत बार हम सुनते हैं इंटरनेशनल बॉलर्स को शोल्डर में चोट लगी, ऑपरेशन हुए, बाद में बहुत महीनों तक मैच नहीं खेलते। उनको होता है रोटेटर कफ टियर। ये लिगामेंट टियर होती है कंधे के अंदर। ये होती है मुख्य कारण। एक होता है फ्रोजन शोल्डर। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रोजन शोल्डर। क्या होता है फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर मतलब आप एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जब भी पेशेंट अपने हाथ को उठा नहीं सकता, चाहे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, या तो वो खुद नहीं उठा पाएगा, और अगर आप उठाने का कोशिश करेंगे तो आप भी नहीं उठा पाएंगे। मतलब डॉक्टर अगर पेशेंट के हाथ को उठाने का कोशिश करेगा, वो भी नहीं उठा पाएगा। तो पेशेंट कैसे करेगा? एक तो पेशेंट उठा ही नहीं पाएगा। अगर हम जबरदस्ती उठाने बोलेंगे तो पेशेंट ऐसा बॉडी झुकाएगा, लेकिन कंधा नहीं उठा पाएगा। ये पहला। अगर डॉक्टर खुद उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अगर उनके ये पेशेंट के हाथ को उठाने का कोशिश किया, तो भी पेशेंट ऐसा ऐसा झुकेगा लेकिन हाथ नहीं उठा पाएगा। इसका मतलब पेशेंट खुद भी हाथ नहीं उठा सकता और किसी के हेल्प से भी नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट जो हमारा शोल्डर जॉइंट है या कंधा है वो जाम हो गया है। उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब क्या? फ्रोजन के नाम में ही वो एक्सप्लेनेशन है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम हो जाना, फ्रीज हो जाना। फ्रीज मतलब जाम। अब आप मार्केट से फ्रोजन मटर खरीदते हैं तो उसमें क्या रहता है? पूरा मटर को वैक्यूम स्क्वीज करके फ्रीज करके बेचते हैं। वैसा ये फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो जाना। तो कंधे के ऊपर का जो मांसपेशी है, जो कैप्सूल है, वो हड्डी में चिपक जाता है, जिसके कारण कंधा जाम हो जाता है, कोई भी मूवमेंट पेशेंट कर नहीं पाता है। इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। इसके कई और नाम है। फ्रोजन शोल्डर जनरल टर्म्स में बोलते हैं। अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें तो हम लोग बोलते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। कभी कभी और हम उसके जो कारण है, उसके कारण को अगर ढूंढने को जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, तो फ्रोजन शोल्डर जनरली बहुत बार डायबिटिक पेशेंट को होता है। 90% फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को डायबिटीज होता है। डायबिटीज में क्यों होता है? उसका कारण यह है
कि बॉडी में जब ग्लूकोज, डायबिटीज में जब ग्लूकोज बढ़ती है बॉडी में, तो हमारे बॉडी के अंदर जो कोलाजन फाइबर्स रहते हैं उसमें चेंजेस कर देती है। उसके कारण कोलाजन चिपकने लगती है एक दूसरे के साथ और कैप्सूल टाइट हो जाता है और कंधा जाम हो जाता है। आपने सुना होगा शुगर पेशेंट को जीवन में कभी ना कभी कंधे का तकलीफ जरूर होता है, वो होता है फ्रोजन शोल्डर। दूसरा होता है थायराइड पेशेंट को। थायराइड पेशेंट को भी फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमनली होता है। अभी हम समझ गए कि फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम हो जाना, मुख्य कारण है डायबिटीज और थायराइड। लेकिन मान लो किसी की सर्जरी हुई, कुछ भी कारण से हाथ की सर्जरी हुई, कुछ चोट लगी, कुछ बैंडेज किया गया, प्लास्टर किया गया, तो भी तो कंधा जाम हो जाएगा, मूवमेंट नहीं हो सकता। यस, तो फ्रोजन शोल्डर के दूसरे कारण है चोट लगना। चोट लगने के कारण पेशेंट बहुत महीनों तक हाथ को नहीं उठाएंगे तो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। कोई भी सर्जरी हो चुका हो तो भी पेशेंट हाथ को मूवमेंट नहीं कर सकते तो भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। कोई और बीमारी हो, मान लो रोटेटर कफ टीयर हो, हमने बैंडेज किया पेशेंट को, बाद में फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर एक बड़ा टर्म है जिसका मतलब कंधे का जाम हो जाना, कारण कुछ भी हो सकता है। अब आप जब पेशेंट हमारे पास आते हैं फ्रोजन शोल्डर के, तो हम ये समझ गए कि हमको पहचानना कैसे है। हाथ पेशेंट खुद भी नहीं उठा सकते और डॉक्टर के हेल्प से भी नहीं उठा सकते, तो ये हो गया फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को हम पहचानते कैसे हैं? ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब पेशेंट आपको क्लासिकली बोलेंगे कि सर मेरे को हाथ उठाने में बहुत तकलीफ होती है, मैं हाथ उठा ही नहीं पाता हूं या नहीं पाती हूं, हाथ घुमा नहीं पाती हूं। ये उनके मुख्य सिम्टम है। रात को दर्द ज्यादा होता है, थोड़ा भी नींद में हाथ हिल गया तो दर्द बढ़ जाता है। ये होता है फ्रोजन शोल्डर का मुख्य लक्षण। अब फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को जनरली हम एक्सरे करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कुछ और बीमारी तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी, पुरानी सर्जरी हुई है तो कंडीशन कैसा है। एक्सरे का जो मतलब है, बेसिकली हम फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोसिस करने के लिए एज ए डॉक्टर सबसे पहले हम पेशेंट को देखते हैं क्या अभी उनका कंडीशन है, क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं। फिर हम लोग करते हैं एक्सरे, फिर हम लोग कभी कभी करते हैं एमआरआई, कभी कभी करते हैं सोनोग्राफी। तो एक्सरे में हम ये देखते हैं कि कहीं कुछ चोट तो नहीं लगा, कहीं हड्डी तो ठीक है कि नहीं। एमआरआई में हम ये देखते हैं लिगामेंट टीयर तो नहीं है। सोनोग्राफी में भी हम ये देखते हैं कि लिगामेंट टीयर तो नहीं है। तो जनरली ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी एक्सरे करते हैं, बट एमआरआई और यूएसजी बहुत रेयरली, 1000 में एक पेशेंट को करते हैं। मुख्यतः हम पेशेंट को देख के उनकी तकलीफों को सुन के हम एग्जामिन करके ही हमको पता चल जाता है फ्रोजन शोल्डर है। अब एज ए डॉक्टर मेरे को पता चल गया पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है, तो अब मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर को आपको यह समझना पड़ेगा, फ्रोजन शोल्डर एक ऑटो रिजॉल्विंग बीमारी है। मतलब फ्रोजन शोल्डर कुछ महीनों में या 1 साल या 1.5 साल करीब करीब में अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के 4 स्टेज में बीमारी होती है। पहला स्टेज जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन फेज। ये दर्द बढ़ती है लेकिन मूवमेंट तब भी ठीक रहती है, पेशेंट मूवमेंट कर सकेंगे लेकिन दर्द चालू हो जाएगा। दूसरा फेज होता है फ्रोजन फेज, फाइब्रोसिस फेज। उसमें फाइब्रोसिस होना चालू होगा, मूवमेंट कम होती जाएगी और दर्द भी कम होती जाएगी। तीसरा स्टेज है फ्रोजन स्टेज, जिसमें पूरी मूवमेंट बंद हो जाएगी, पेशेंट थोड़ा भी हाथ को नहीं उठा पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेन भी काफी कम हो जाएगा क्योंकि हाथ हिलेगा ही नहीं तो पेन भी कम हो जाएगा। और चौथा स्टेज है रिजोल्यूशन स्टेज, जिसमें बॉडी अपने आप उसको रिमॉडल करना चालू करता है और पेशेंट का हाथ इंप्रूव हो जाता है। तो बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं एज ए डॉक्टर कि पेशेंट 1-1.5 साल तक ट्रीटमेंट लिए, सडनली लास्ट में किसी और डॉक्टर के पास पहुंचे और उनका दवाई से सडनली ठीक हो गए। ऐसा नहीं है, वो ठीक होने ही वाले थे, 1-1.5 साल में ये बीमारी ठीक हो ही जाती है। लेकिन जो 1-1.5 साल का जो तकलीफ है उसके ड्यूरेशन को कम कैसे किया जाए हम उसकी बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हमारा मेन कंसर्न क्या है, जो 1 साल में बीमारी अपने आप ठीक होती है उसको 2-3 महीने में कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहला चीज आप समझ लीजिए, आपको बर्फ से सेकना है, आइस पैक। बर्फ से अगर आपको अभी अभी शोल्डर का, कंधे का दर्द चालू हुआ है तो आप बर्फ से सेकिए, 10-10 मिनट दिन में 4-5 बार सेकिए। बर्फ जब भी दर्द चालू होती है शरीर में कहीं भी, बर्फ सबसे अच्छा दोस्त है, बर्फ से अच्छा कुछ नहीं है। आप बहुत बार मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में देखिए एथलीट्स लोग बर्फ से सेकते हैं। बर्फ आपके दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है, राहत देती है। तो बर्फ सबसे पहले बर्फ से चालू करिए। अगर किसी को तकलीफ 2-3 महीना हो गई है तो आप गर्म से सेकिए। गर्म से सेकने से वहां इन्फ्लामेशन कम होगी और दर्द कम होगी। अगर अभी अभी बीमारी चालू हुई है तो बर्फ से सेकिए, लंबी महीनों तक बीमारी रह गई है तो गर्म पानी से सेकिए। तो सिकाई सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि कौन से कंडीशन में बर्फ से सेकनी चाहिए, कौन से कंडीशन में गर्म पानी से सेकनी चाहिए। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिकाई। दूसरा
सिकाई के बाद मलहम। बहुत बार हम पेशेंट को बोलते हैं सेकने के बाद मलहम लगाइए। कोई भी मार्केट में मिलती है, वॉलिनी जेल आती है, डाइक्लोफिनेक जेल आती है, मोल्डेनेनो स्प्रे आता है, कोई भी स्प्रे आप लगाइए। उसका काम है सूदिंग इफेक्ट देना, ब्रेन को सूदिंग करना, तो पेन कम महसूस होगी। तो सिकाई, ऑइंटमेंट, ये दो सबसे पहले। कभी कभी हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स या एनसेड्स, एनसेड्स मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो पेन किलर, नॉन स्टीरोइडल, जो स्टीरोइड नहीं है लेकिन पेन को कम करेगी, उसको बोलते हैं पेन किलर। पैरासीटामोल, एसिक्लोफिनेक, जीरोडोल एसपी, एप्सनफर्ड, ये सब दवाइयां हैं, कुछ दिन हम लोग वो भी देते हैं। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण उसके बाद बात आती है फिजियोथेरेपी। आप ये जान लीजिए, जो बीमारी में आपकी कंधा जाम हो गई है, अगर आप उसको मूवमेंट करेंगे तो ही वो कंधा खुलेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। अब आप फिजियोथेरेपी में आप क्या कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है जो आप घर में करें, होम में करें। एक होती है जो आप फिजियोथेरेपी सेंटर में आके करें, डॉक्टर के प्रेजेंस में करें। अगर आपके पास फैसिलिटी है या आप ऐसे जगह रहते हैं जहां फिजियोथेरेपी सेंटर है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। वो इस ब्रांच में उनकी डिग्री है, एजुकेशन है, स्पेशलिस्ट है, वो आपको ज्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। मान लो आप फिजियोथेरेपी सेंटर को नहीं जा सकते और आप घर पे करना चाहते हैं, तो मैं अभी कुछ व्यायाम आपको बताऊंगा, आप उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप फ्रोजन शोल्डर की फिजियोथेरेपी घर पे करना चाहते हैं, तो आप याद रखिए सबसे पहला काम करेंगे पेंडुलम एक्सरसाइजेस। पेंडुलम मतलब आप थोड़ा झुक जाएंगे और हाथ को पेंडुलम, घड़ी के कांटे की तरह ऐसा ऐसा मूवमेंट करेंगे, मिनिमम 50 बार। एक तो ऐसा करेंगे 50 बार, दूसरा ऐसा करेंगे 50 बार। ये हो गया पहला पेंडुलम एक्सरसाइजेस, 50 बार ऐसा, 50 बार ऐसा। आप हाथ को फ्रीली झूलने दीजिए, तो धरती के ग्रेविटी के पुल के कारण ही मूवमेंट काफी खुल जाएगा। ये पहला। दूसरा, आप करेंगे सरग। सरग मतलब कंधे को ऊपर नीचे, जितना होगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये करेंगे 50 बार। तीसरा, आप कंधे को घुमाने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा घूमेगा आप घुमाएंगे, ये करेंगे आप 50 बार। इसमें याद रखिए या एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, अगर आप पीछे की तरफ घुमा रहे हैं तो पीछे की तरफ घुमाना है। ये करेंगे 50 बार। उसके बाद कुछ व्यायाम आप करेंगे, या तो आप छड़ी की मदद लेंगे जिसको बोलते हैं स्टिक एक्सरसाइजेस, या आप टावेल की मदद लेंगे, जैसे अभी हम टावेल से करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, अभी मान लो ये मेरा फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है और ये मेरा अच्छा हाथ है, तो मैं टावल को पकड़ूंगा ऐसे और फिर टावल को नॉर्मल हाथ से खींचूंगा ऊपर, तो मेरा फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ भी मूवमेंट होगा। फिर छोड़ूंगा, फिर खींचूंगा, फिर छोड़ूंगा, फिर खींचूंगा, फिर छोड़ूंगा, ये करूंगा 20 बार। इससे हमारी ये वाली मूवमेंट जो है ये खुलेगी। ये हो गया टावल एक्सरसाइजेस। तीसरा, फिर कुछ हम लोग करेंगे वॉल एक्सरसाइजेस। वॉल एक्सरसाइजेस मतलब कैसा? जैसे अभी ये वॉल है, अभी सबसे पहले ये मेरा हाथ फ्रोजन शोल्डर वाला है, मैं साइड में दीवार पे ऐसे टिकाऊंगा, दीवार का सपोर्ट लूंगा और हाथ को धीरे 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 ऐसा सरकाऊंगा, ऐसा पूरा ऊपर तक जाएंगे, फिर धीरे धीरे पूरा नीचे तक आएंगे। ये हम लोग करेंगे 20 बार। इसको बोलते हैं लेडर एक्सरसाइज, जो आप घर पे कर सकते हैं। दीवार में क्रॉलिंग करने का, ऐसा सरकाने का, पूरा सपोर्ट रखें, दीवार का सपोर्ट लीजिए हमेशा और फिर नीचे लाने का। ये हो गया साइड से। फिर हम लोग करेंगे फ्रंट से, फ्रंट में ऐसा खड़े होने का, हाथ का सपोर्ट लेने का, सेम ऊपर लेने का और फिर धीरे से नीचे लेने का, फिर ऊपर लेने का, फिर नीचे लेने का। अगर आपका दूसरे हाथ से हेल्प लेना तो दूसरे हाथ से थोड़ा हेल्प भी आप ले सकते हैं। ये हो गया पहला लेडर एक्सरसाइज। दूसरा आप लोग कर सकते हैं व्हील एक्सरसाइज। व्हील मतलब कैसा? दीवार पे आप हाथ को ऐसा खड़े रहिए और हाथ को चक्के की तरह ऐसा घुमाइए। आपने बहुत बार पार्क में देखा होगा, एक से लोहे का व्हील होता है जिसको ऐसा पकड़ के घुमाते हैं, तो इनडायरेक्टली आप हाथ को ऐसा व्हील की तरह घुमाइए। ये करिए 20 बार व्हील एक्सरसाइज। एक होता है पुली, पुली एक्सरसाइज। पुली मतलब अगर मान लो घर में ऊपर छत में डंडी है या कुछ लगी हुई है, तो आप एक रस्सी फेंक दीजिए, रस्सी के दोनों कोने को पकड़िए। ये आपका अफेक्टेड हाथ है, ये नॉर्मल हाथ है। अब वो नॉर्मल हाथ से रस्सी को खींचिए तो यहाँ हाथ ऊपर जाएगी, फिर इसको छोड़िए तो यहाँ नीचे आएगी, फिर खींचिए यहाँ ऊपर जाएगी। इसको बोलते हैं पुली एक्सरसाइजेस। तो मुख्यतः कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको घर पे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आप याद रखिए पेंडुलम एक्सरसाइजेस, 50 बार ऐसा करना है, 50 बार ऐसा करना है। ये हो गया पेंडुलम एक्सरसाइजेस। एक और एक्सरसाइज होती है
उसको बोलते हैं कॉडमेंस एक्सरसाइजेस। उसमें क्या करते हैं, आप गोल गोल भी घुमा सकते हैं ऐसा। तो अभी हमने खड़े होके झुक के 3 एक्सरसाइज सीखा, एक पेंडुलम ऐसा, एक पेंडुलम ऐसा, और एक कॉडमेंस एक्सरसाइजेस ऐसा गोल गोल घुमाने का, धीरे धीरे गोलाई को बढ़ाने का, धीरे धीरे। ये 50-50-50 बार करेंगे। फिर हम लोग करेंगे ये एक्सरसाइज, हमने आगे झुक के पेंडुलम किया, कॉडमेंस किया। उसके बाद हम लोग करेंगे शोल्डर एक्सरसाइजेस, जिसमें सरक करेंगे 50 बार, फिर रोटेशन करेंगे 50 बार, फिर स्टिक या टावल एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम टावल को पकड़ेंगे। टावल को पकड़ के जो हमारी फ्रोजन शोल्डर वाली हाथ है, हम नॉर्मल हाथ को ऊपर खींचेंगे तो फ्रोजन शोल्डर वाली हाथ ऊपर जाएगी, ढीला छोड़ेंगे, ऊपर जाएगी, ढीला छोड़ेंगे। इसको करेंगे 20 बार, इससे हमारी ये वाली मूवमेंट खुलेगी। फिर हम लोग दीवार में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले साइड से लेडर एक्सरसाइज करेंगे। ऊपर सरकाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर सरकाएंगे, नीचे लाएंगे। चाहे तो किसी का हेल्प लेंगे या अपने हाथ से हेल्प करेंगे। ये करेंगे 20 बार। फिर सामने से करेंगे ऐसा, धीरे धीरे सपोर्ट लेंगे, ये करेंगे 20 बार। फिर व्हील एक्सरसाइज ऐसा दीवार पर सरकाएंगे, ये करेंगे 20 बार। फिर हम लोग पुली एक्सरसाइज करेंगे 20 बार। ये हम घर पे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया घर में हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको मेरे फिजियोथेरेपी सेंटर पे लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको मशीन्स दिखाऊंगा कि मशीन से आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए फिजियोथेरेपी सेंटर पे। ये देखिए, ये है लेडर। आप देखिए, इसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को कंधे की उंगली को ऐसा टिकाइए, फिर धीरे 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 जहां थक गए वहां सपोर्ट ले लो, जहां थक गए वहां सपोर्ट ले लो। फिर उल्टा रिवर्स में आने का, ये 20 बार करना है। ये बहुत ही आम चीज है, ये एक प्लास्टिक की बनी हुई है, आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मंगा के घर पे यूज भी लगा भी सकते हैं, उससे आप घर पे कर सकते हैं इसको। ये हो गया लेडर। दूसरा हो गया, मैंने आपको बोला था व्हील। ये देखिए, मैंने जो बोला था कि दीवार पे ऐसा कर सकते हैं, ये भी एक छोटी मशीन है, इसको आप लगा सकते हैं और पेशेंट को हम लोग बोलते हैं घुमाइए। इसमें एक है कि आप इसकी हाइट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको पेशेंट का हाथ नहीं पहुंच रहा, आप छोटा कर लीजिए आप इसको, फिर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं ऐसा घुमाइए। ये हो गया व्हील। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप मंगा के घर पे लगा सकते हैं, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। ये हो गया पुली। पुली में हम पेशेंट को बोलते हैं, जैसे ये मान लो फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है, अब ये तो उठेगा नहीं, मेरा हाथ ऐसे मैं पकड़वाता हूँ, पेशेंट को ऐसे पकड़वा लिया आपने, नॉर्मल हाथ को पकड़ने का ऐसा, अब पेशेंट को बोलने का नॉर्मल हाथ से खींचो, तो यहाँ से वो हाथ धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ हाथ नीचे आएगा। तो ये पुली है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ये छोटी छोटी मशीन्स हैं जो आप घर पे लगा के कर सकते हैं। कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास टेंस थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी लेनी पड़ती है। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है या जो लेटर स्टेजेस में आते हैं बीमारी के, उनके लिए हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस थेरेपी वगैरह यूज करते हैं। उसके लिए फिजियोथेरेपी सेंटर में ही जाना पड़ेगा। बट जितनी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई, पेंडुलम एक्सरसाइज, गोलाई वाला कॉडमेंस एक्सरसाइज 50-50 बार तीनों करना है, सरग एक्सरसाइज 50 बार, घुमाने वाला एक्सरसाइज 50 बार, या तो ऐसे करिए या ऐसे भी कर सकते हैं, 50 बार करना है। फिर टावल वाला एक्सरसाइज, जिससे हम ये वाली व्यायाम करेंगे, टावल वाली एक्सरसाइज। फिर दीवार में लेडर एक्सरसाइज, सामने से, साइड से। फिर व्हील एक्सरसाइज, ऐसा घुमाने का। फिर पुली एक्सरसाइज, या फिर ये मशीन्स भी यूज कर सकते हैं। दिस इज मोर देन एनफ। अगर उसके बाद भी कोई तकलीफ है तो हम फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके भी टेंस थेरेपी वगैरह ले सकते हैं। और अभी फिजियोथेरेपी के करने के बाद भी, मतलब आपने बर्फ से सेका, आपने गर्म पानी से सेका, आपने ऑइंटमेंट लगाया, दवाई ली, फिजियोथेरेपी की, घर में भी की, सेंटर पे जाके भी की, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो अगला ट्रीटमेंट क्या है? अगला ट्रीटमेंट ये कि हम कंधे पे इंजेक्शन देते हैं। अब इंजेक्शन देने का क्या टेक्निक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं सकते। सिंपल इंजेक्शन देने का क्या मतलब है, अभी ये मेरा कंधा है, कंधे के ऊपर मांस ऐसे चिपक गई है, तो मैं जब इंजेक्शन दूंगा तो मेरा इंजेक्शन कंधे और मांस के बीच में जाएगा और इतना जोर से पानी जाएगा अंदर कि थोड़ा मांस कंधे से, हड्डी से खुल जाएगा, तो फिर हड्डी की मूवमेंट चालू हो जाएगी। बेसिकली मांसपेशी और हड्डी के बीच में हम पानी डाल देते हैं, जिसके कारण थोड़ा मूवमेंट खुल जाता है और हड्डी का मूवमेंट आ जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोडिसेक्शन या हाइड्रोडिलिनिएशन या हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन मतलब बहुत फोर्स से आपने, फोर्सफुली, अभी ये मांस हड्डी पे चिपक गई, जगह तो है नहीं, आपने इन दोनों के बीच में यहां पर जबरदस्ती
पानी को पुश कर दिया तो थोड़ी सी फूल जाएगी मांसपेशी, मांसपेशी फूल जाएगी तो हड्डी के ऊपर से ग्रिप छोड़ देगी, तो हड्डी का मूवमेंट चालू हो जाएगा। अब जो इंजेक्शन हम देते हैं, कभी कभी हम लोग इंजेक्शन में नॉर्मल सेलाइन भी दे सकते हैं, लोकल एनेस्थेसिया दवाई के साथ मिला के। कभी कभी हम सुन करने की दवाई को एनएस के साथ मिला के पानी को दे सकते हैं। कभी कभी हम स्टेरॉइड भी देते हैं। स्टेरॉइड देने से क्या होती है, पेन भी थोड़ी कम हो जाती है, सूजन भी थोड़ी कम हो जाती है। तो जिनको फिजियोथेरेपी तक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ उनको इंजेक्शन एक ऑप्शन है। इंजेक्शन एक ओपीडी प्रोसीजर होती है, अब ओपीडी में ही हम लोग देते हैं पेशेंट को, तुरंत 10 मिनट में घर पे भेज देते हैं। लेकिन इंजेक्शन देने के बाद भी हम पेशेंट को बोलते हैं फिजियोथेरेपी बंद नहीं करना। अभी आपने इंजेक्शन देके मांसपेशी को तो लूज कर दी, लेकिन जब फिजियोथेरेपी करेंगे तभी तो मूवमेंट आएगा। तो फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेशेंट को एक नहीं कई बार इंजेक्शन देना पड़ता है, एक बार नहीं, एक साल में 5-7 बार भी दे दिया तो भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तब हम जान लीजिए कि अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है सर्जरी। इंजेक्शन के बाद भी पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे सर्जरी की तरफ। अब सर्जरी बोलते ही हम थोड़ी सी डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये सर्जरी में कुछ ऐसा बड़ा हम लोग करने नहीं वाले हैं। ये सर्जरी में हम ये करेंगे, या तो हम छेद करके कैमरा डालेंगे और कैमरा डाल के पानी का फोर्स से हम लोग मांसपेशी को हड्डी के ऊपर से खोल देंगे, जिसको बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक हाइड्रोलाइसिस। मतलब कैमरा डाल के हम जॉइंट को फ्री करेंगे। आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट टाइप ऑफ सर्जरी करेंगे, आर्थ्रोस्कोपिक कैमरा डाल के। कभी कभी आर्थ्रोस्कोपिक की जगह पे हम लोग ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। ओपन सर्जरी करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कट करते हैं, शोल्डर को खोलते हैं, सारी मांसपेशी को थोड़ी थोड़ी हड्डी के ऊपर से लूज करते हैं, मूवमेंट करके देखते हैं। कभी कभी बिना चीरा मारे भी हम एक सर्जरी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मुगा। मुगा मतलब मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया। हम पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, सुला देते हैं, पेशेंट बेहोश है, अभी पेशेंट को पेन होगा नहीं तो पेशेंट हमको अटकाएगा नहीं मूवमेंट के लिए, एनेस्थेसिया दे दिया, पेशेंट बेहोश हो गया, उसके बाद हम हाथ को धीरे धीरे फोर्सफुली मूवमेंट कर देते हैं, पूरा मूवमेंट कर देते हैं, इतना मूवमेंट कर देते हैं कि शोल्डर खुल जाए। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि घर पे जब फिर पेशेंट को एनेस्थेसिया से पेशेंट बाहर आता है तो उनकी मूवमेंट थोड़ी आ गई रहती है। अब हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो जकड़न थी वो कम हो गई है, अब फिजियोथेरेपी करके उसको बढ़ाना है आगे। तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थेसिया। तो अभी जितना भी मैंने बताया मैं उसको एक बार आपको सारांश बता दूं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है कंधे के दर्द के लिए, तो हम ज्यादातर सोचते हैं कि फ्रोजन शोल्डर बीमारी होगी। अगर उसको कोई चोट नहीं लगी है, अगर उसको कोई सर्जरी नहीं हुई है रिसेंट टाइम्स में, तो 100% ये फ्रोजन शोल्डर ही होता है। अब इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस करने का मुख्य तरीका क्या है, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, खुद से तो नहीं उठा पा रहे हैं, अगर कोई और हेल्प भी कर रहा है तो भी नहीं उठा पा रहे हैं और ऐसे झुक जा रहा है लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, तो उसको आप जान लीजिए पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, रिसेंट सर्जरी, कोई चोट, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपोथायराइड, कुछ भी हो सकता है। तो मोस्टली फीमेल पेशेंट्स को ज्यादा होता है। पेशेंट के मेन कंप्लेन जो मुख्यतः 2 सिम्टम ज्यादा होते हैं। सर मेरा हाथ मैं बिल्कुल उठा नहीं पाता हूं। अगर राइट हैंडेड पेशेंट है तो वो बोलते हैं राइट साइड में है, वो बोलते हैं हम कॉम नहीं कर पा रहे हैं, बटन नहीं लगा पा रहे हैं, हाथ पीछे नहीं जा रहा है। लेफ्ट हैंडेड पेशेंट है तो बोलते हैं टॉयलेट के टाइम पे तकलीफ हो रही है, हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है, और रात को दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा भी हाथ हिल जाता है तो नींद खुल जाती है। ये मुख्य लक्षण है। डायग्नोसिस के लिए मैक्सिमम एक्सरे तक करना पड़ता है, एमआरआई बहुत रेयरली 1000-2000 पेशेंट में एक को करना पड़ता है। बट हम पेशेंट को देख के एग्जामिन करके हम समझ जाते हैं फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं। फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट काफी क्लियर कट है। सबसे पहले हम बर्फ से सेकने बोलते हैं, अगर एक्यूट इंजरी है, अभी अभी चालू हुआ है, क्रोनिक है, महीनों से हो रहा है, तो गर्म पानी सेकने बोलते हैं, ऑइंटमेंट से मसाज करने बोलते हैं, कभी कभी हम पेन किलर्स भी देते हैं। सबसे जरूरी और सबसे मुख्य ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी। अगर फ्रोजन शोल्डर वाला पेशेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना फिजियोथेरेपी करे ठीक हो जाए। फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 किस्म की होती हैं, एक होती है जो आप घर में कर सकते हैं, एक होती है जो आप फिजियोथेरेपी सेंटर में कर सकते हैं। अगर आपके घर के नजदीक कोई फिजियोथेरेपी सेंटर है तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करूंगा कि फिजियोथेरेपिस्ट की मौजूदगी में करिए, तो क्योंकि वो ट्रेंड और स्पेशलिस्ट हैं, वो आपके इंप्रूवमेंट को धीरे धीरे जज करेंगे। मान लो आप उनके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, घर दूर है, तो आपको घर में करने के लिए मैं कुछ व्यायाम बता देता हूं, फिर से रिमाइंड कर देता हूं। सबसे पहले पेंडुलम एक्सरसाइज 50 बार ऐसा, 50 बार ऐसा। हाथ को आपको ज्यादा नहीं हिलाना, वो ग्रेविटी धरती के कारण, पुल के कारण ही हिलेगी। फिर कॉर्डमेंस एक्सरसाइज, हाथ को गोलाई करना 50 बार। फिर श्रग एक्सरसाइज, छाती और शोल्डर को खोलना 50 बार। फिर कंधे को घुमाना 50 बार।
फिर टावल एक्सरसाइज, टावल को लेना और हाथ को ऊपर, इससे हमारी ये वाली मूवमेंट खुलेगी। ये करना है 20 बार। फिर दीवार पे करनी है कुछ, दीवार पे सबसे पहले लेडर एक्सरसाइज, हाथ को धीरे धीरे सरकाना, धीरे धीरे नीचे लाना, किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। पूरा हाथ ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए 20 बार। फिर साइड से भी कर सकते हैं लेडर, ये वाली। फिर करनी है व्हील एक्सरसाइज 20 बार ऐसी। फिर करनी है पुली एक्सरसाइज। मैंने कुछ मशीन्स आपको फिजियोथेरेपी सेंटर पे दिखाई, लेडर, पुली, व्हील। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं। कभी कभी फिजियोथेरेपी सेंटर्स में टेंस थेरेपी, यूएसजी थेरेपी होती है जो सेंटर्स में खुद डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, बट जो मैंने बताई वो घर पे भी आप कर सकते हैं। इससे 90% आपका इंप्रूवमेंट पक्का हो जाएगा। कभी कभी इसके बाद तक हमको इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो हमको इंजेक्शन देना पड़ता है। इंजेक्शन में कभी कभी हम नॉर्मल सेलाइन भी देते हैं, कभी कभी हम स्टीरॉयड भी मिक्स करते हैं, वो डॉक्टर्स का प्रेफरेंस रहता है क्या कंडीशन है देख के। इंजेक्शन से भी काम नहीं आया तो हमको सर्जरी करनी पड़ती है। पहली सर्जरी जिसमें खाली एनेस्थेसिया देते हैं, चीर फाड़ नहीं करते, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेसिया, जिसमें पेशेंट को सुलाते हैं और उसकी जो जकड़न होती है उसको हाथ को हम घुमा घुमा के खोल देते हैं। फिर पेशेंट एनेस्थेसिया से बाहर आता है तो हम घर पे फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलते हैं। 2 सर्जरी ऐसी होती है जिसमें हमको कट करना पड़ता है स्किन को, एक होती है कैमरा वाली, एक होती है बिना कैमरा वाली। कैमरा वाली में हम कैमरा डाल के करते हैं जिसको बोलते हैं आर्थोस्कोपिक सर्जरी, एक होती है जिसमें पूरी कट करके करते हैं जिसको बोलते हैं ओपन सर्जरी। होपफुली मेरे पूरे डिस्कशन से आप ये समझ गए होंगे कि फ्रोजन शोल्डर में घर में क्या कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को फ्रोजन शोल्डर है और मेरी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ रिजॉल्विंग बीमारी है, करीब करीब 1 साल में अपने आप ये ठीक हो जाती है। मुख्य ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी करनी ही करनी है। ऑपरेशन तो फ्रोजन शोल्डर के लिए मैंने अपने 10 साल की प्रैक्टिस में एक बार की है। ये ऑपरेशन तो बहुत कम ही पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो हम ऑपरेशन हटा देते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जनरली नहीं होती। हाँ, इंजेक्शन तक बहुत कॉमन है, तो बर्फ, ऑइंटमेंट, दवाई, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, मुख्यतः यही उसके ट्रीटमेंट है। और जो कारण से ये हुआ है, मान लो किसी को शुगर है, शुगर से हुआ है तो शुगर को भी कंट्रोल करना जरूरी है। किसी को थायराइड है, थायराइड के कारण हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। जो कारण से ये हुआ है उसको भी हमको देखना जरूरी है। तो फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल भी आसानी से इलाज हो सकता है, आप घर बैठे बैठे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई फ्रोजन शोल्डर वाली बीमारी या आपको है या आपके कोई सगे संबंधी को है तो ये वीडियो उनसे शेयर करें। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं उस कमेंट के माध्यम से टाइम मिलेगा तो उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और भी कुछ डाउट होगा या फिर किसी और टॉपिक पे आपको जानना होगा तो आप लिख सकते हैं। मैं इस पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी डालूंगा, आप उस पर भी मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।